Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 10th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 10 अप्रैल 2022 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम को, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे टेलीग्राम का चैनल ओपन हो जाएगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से वहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि लेक्चर का पीडीएफ, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ और डेली बहुत सारे जो डिजिटल नोट्स होते हैं वो सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो जाकर उसको ज्वाइन कर लेना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आपको पता होगा हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। आज आप लोगों को मैप में जाकर देखना है बर्दा हिल्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री जो फ्यूचर बुद्धा है वो फ्यूचर बुद्धा कौन होने वाले हैं। ऑप्शन ए अवलोकितेश्वरा, ऑप्शन बी लोकेश्वरा, ऑप्शन सी मैत्रेय या फिर ऑप्शन डी पद्मापनी। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है कि इनमें से कौन से एक फ्यूचर बुद्धा कहलाते हैं। और इसका आंसर मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन करूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले तो आप देख पाओगे पेज नंबर 1 पर हमारे पास कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो हम लोग एग्जामिनेशन से रिलेट कर सकें। तो डायरेक्टली चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट पेज पर काफ़ी सारे आर्टिकल दिए गए हैं, तो अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर बात की गई है फ्रीबीज को लेकर। अब यहाँ पर फ्रीबीज देखो अपने आप में एक डिबेटल टॉपिक है, इसके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स पहले भी पब्लिश हुआ। इनफैक्ट ये अब की बार इस साल जनवरी के मंथ में चर्चा में था, उसके बाद पिछले साल ये अक्टूबर में चर्चा में था। ठीक है, मैं ये सारी बातें बता पाता हूँ कब कब चर्चा में, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। और पढ़ा हुआ है जब मैं इसको सर्च करता हूँ टेलीग्राम पर तो मेरे पास वो डेट निकल कर आ जाती है कि हाँ हमने ये इस तारीख को पढ़ा था, इस दिन मैंने आपको इसके रिगार्डिंग सारे नोट सेंड किए थे। इसी वजह से मैं आप लोगों को बता पाता हूँ कि हाँ कब कब हमने इसको पढ़ा था। तो जो फ्रीबीज है ये होता क्या है, देखो पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, फिर आगे की कहानी बताता हूँ। अब यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनके लीडर्स यहाँ पर काफ़ी सारे प्रॉमिस करते हैं। क्या प्रॉमिस करते हैं? फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, फ्री में यहाँ पर वाटर सप्लाई मिलेगा, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी जाती हैं। तो वो यहाँ पर फ्रीबीज कहलाता है। तो मुद्दा क्या उठता है, अब की बार जनवरी के मंथ में एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी की जाती है। वो याचिका जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट से बोला जाता है कि भाई आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बोलो कि वो कुछ स्टेप्स उठाएं और इन फ्रीबीज को रोकें, क्योंकि जो फ्रीबीज है कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और यहाँ पर डेमोक्रेसी के खिलाफ है, प्लस यहाँ पर जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है हमारे पास उसके खिलाफ चला जाता है। तो इन फ्रीबीज को रोकना चाहिए, इसको लेकर एक पिटीशन जारी किया गया था। और साथ ही साथ इस पिटीशन के अंदर क्या बोला गया एक एक करके हम लोग थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला है। तो ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाला गया था, क्या क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ इस पिटीशन के अंदर ये भी बोला गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी फिर भी यहाँ पर इन फ्रीबीज को लेकर काम करती है, फ्री में ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर प्रॉमिस वगैरह करती है, आपको पता होगा बहुत सारे वादे किए जाते हैं कि ये देंगे ये देंगे। तो अगर ये काम किया जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है उसको डी रजिस्टर कर देना चाहिए, ये यहाँ पर पिटीशन के अंदर बोला गया था। अब इसके रिस्पॉन्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है देखो एक बार सरकार बन जाती है तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी पावर्स नहीं है कि हम उसको डी रजिस्टर कर पाएँ। तो मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब कि आप कह सकते हो उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है इस पिटीशन को, ऐसा हम लोग इस आर्टिकल के अंदर देख पाएंगे। प्लस और क्या यहाँ पर बताया गया, इस पिटीशन के अंदर ये भी बोला गया कि देखो यहाँ पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के खिलाफ हैं, प्लस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी यहाँ पर ये बुरी तरह से अफेक्ट कर रही हैं। फ्रीबीज का मैंने मतलब आपको बता दिया, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी वादे होते हैं कि हम लोग फ्री में आपको बिजली देंगे, पानी देंगे, मंथली अलाउंस देंगे, ठीक है, लैपटॉप स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करवाएंगे, गैजेट्स प्रोवाइड करवाएंगे अलग अलग, तो ये सब यहाँ पर फ्रीबीज देखने को मिलता है। वो सब यहाँ पर अपने वोट को सिक्योर करने के लिए सारी बातें यहाँ पर बोलते हैं और ये काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो आपके पास फ्रीबीज आ रही हैं, आप खुद सोचो ये मतलब ये जो किस पैसे से आ रहा है, ये पैसा आपका ही है।
क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने टैक्स पे किया है, हम लोगों ने टैक्स पे किया है, वो सारा पैसा सरकार के पास गया है और उसी चीज़ों से, उसी पैसों से यहाँ पर सरकार इन फ्रीबीज़ को प्रोवाइड करवा रही है। तो ये यहाँ पर आपको एक कंसर्न देखने को मिलता है। और अगर हम लोग बात करें फ्रीबीज़ की जगह हम कुछ और भी तो कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि आपके नज़र में फ्रीबीज़ क्या एक सही कॉन्सेप्ट है, या फिर वो जो पैसा है वो यहाँ पर लोगों की एजुकेशन के ऊपर खर्च कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल वो जो पैसे से फ्रीबीज़ दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों का ही पैसा आपको देखने को मिलता है, हम लोगों का खुद का ही पैसा है जो कि हम लोगों ने टैक्स के थ्रू पे किया है, आम लोगों ने यहाँ पर सरकार को पे किया है। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर इस पेटिशन के अंदर ये भी बोला गया कि अगर ये फ्रीबीज दी जा रही हैं तो इससे कहीं ना कहीं फ्री और फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वॉयलेट हो रहा है। प्लस आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट, प्लस यहाँ पर एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं वॉयलेट हो रही हैं। हमारे पास काफ़ी सारे आर्टिकल्स वॉयलेट होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर इस पेटिशन के अंदर बोला गया। क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं। अब देखो, बहुत सारे लोग ना सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि भाई फ्रीबीज होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं होनी चाहिए। अब पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि फेवर में, जो कि कहते हैं कि होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर उनका कहना यह है कि देखो यहाँ पर फ्रीबीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसको यहाँ पर ये फुलफ़िल करने में मदद करता है। जैसे इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पर स्टेट्स है जिनके पास, कुछ स्टेट्स के पास है, कुछ स्टेट्स के पास नहीं है, कोई डेवलपमेंट कहीं पर डेवलपमेंट है, कहीं पर नहीं है। तो वहाँ पर आप देख पाओगे, अगर हम लोग इन इलेक्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो कई जगह पर यहाँ पर आपको डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ पर अगर फ्रीबीज़ को प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो इससे काफ़ी सारे लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, तो बेसिकली उनके एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पर फुलफ़िल किया जा रहा है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर होना चाहिए, तो ऐसे लोगों का कहना है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर उन लोगों के थ्रू ऐड किया गया कि काफ़ी सारे लेसर डेवलप्ड स्टेट्स हैं जहाँ पर डेवलपमेंट प्रॉपरली है नहीं, गरीबी ज़्यादा है, तो वहाँ पर फ्रीबीज़ जो है वो ज़रूरत बन जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखने को मिल जाती है, तो ये फ्रीबीज़ प्रोवाइड करवाने चाहिए। ये यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं उन लोगों के थ्रू जो कि कह रहे हैं कि यहाँ फ्रीबीज़ होनी चाहिए, जो कि फ्रीबीज़ के फेवर में है। उसके बाद अब बात करते हैं इश्यूज़ के बारे में कि इसमें दिक्कत क्या क्या है। पहली चीज़ दिक्कत आती है इकोनॉमिक बर्डन। ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा बर्डन, मतलब कि काफ़ी सारा पैसा खर्चना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, और वो सारा बर्डन सरकार के ऊपर यहाँ पर पड़ जाता है। दूसरा, यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन के अगेंस्ट में, क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि भाई यहाँ पर साफ़ सुथरे इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग अपने वोट को सिक्योर करने के लिए ये फ्रीबीज़ को प्रोवाइड करवाते हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन के खिलाफ है और कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये मुद्दा चला जाता है। प्लस इक्वालिटी के अगेंस्ट में चला गया है, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइवेट गुड्स का, ठीक है, ये यहाँ पर पब्लिक पर्पसेस के लिए नहीं है, पब्लिक फंड से यहाँ पर ये सारा मतलब जो गुड्स है वो दिया जा रहा है, मतलब लोगों के खुद के पैसों से निकाल के दिया जा रहा है। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ को पूरी तरह से वॉयलेट करता हुआ नज़र आता है। ये भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का कहना हुआ। तो ये कुछ ये यहाँ पर कुछ पार्टीज़ का कहना हुआ जो कि यहाँ पर इसके अगेंस्ट में है। क्लियर हुआ। तो बाकी आप लोग बता सकते हो कि आप फ्रीबीज़ के अगेंस्ट में या फेवर में हो। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि हाँ मैं फेवर में हूँ तो क्यों हूँ, मैं अगेंस्ट में हूँ तो यहाँ पर क्यों हूँ। क्लियर हुआ। बाकी चलते हैं आगे। तो अभी ये सारा मुद्दा पहुंचा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में, और ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि देखो हम लोग यहाँ पर किसी भी पॉलिसीज़ को रेगुलेट नहीं कर सकते, किसी भी डिसीजन को रेगुलेट नहीं कर सकते। जब एक विनिंग पार्टी अपनी सरकार को बनाती है तो हम लोग यहाँ पर उसके रेगुलेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते हैं। ऐसा यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट निकल कर आया है। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बराबर में आपको अगला आर्टिकल देखने को मिलेगा। बात की गई है लगातार प्रोटेस्ट यानी प्रदर्शन हो रहा है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के अंदर, और वो प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर हिंदी को लागू करने के बारे में चर्चा की जा रही है। तो केंद्र सरकार ने यहाँ पर बोला हिंदी को हम लोग एक कंपलसरी लैंग्वेज बनाएंगे स्कूल्स के अंदर में, जो कि अभी 8 स्टेट्स यानी कि वो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे आपको पता होगा वही असम, मेघालय, ठीक है, ये जो स्टेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया ये सारे स्टेट्स के अंदर हम लोग हिंदी को लागू करने वाले हैं, और इसी वजह से बोला गया कि देखो हिंदी जो है वो एक लैंग्वेज ऑफ इंडिया है, इसी वजह से यहाँ पर इसको लागू कर देना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ सरकार ने बोला कि हम लोगों ने लगभग 22,000 टीचर्स को रिक्रूट किया है ताकि वो हिंदी पढ़ाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत सारे जो लीडर्स हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, इनफैक्ट यहाँ पर जो सैमुअल बी जायरा हैं, ठीक है, एक चेयरपर्सन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के, इनका कहना यह है कि देखो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप लोग हिंदी को रखो, लेकिन हिंदी को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको रखना होगा, आपको कंपलसरी नहीं बनाना है। ठीक है, अगर आप लोग ऑप्शनल रखोगे तो सही है, अदरवाइज़ कंपलसरी बनाओगे तो इसका यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा, और हम लोग इस मूव को अपोज करते हैं। क्योंकि इंग्लिश जो है, इंग्लिश बेसिकली एक प्रेफर्ड मीडियम है, तो इंग्लिश को आप लोग यहाँ पर मैंडेटरी बना सकते हो, वो चलेगा, बट
हिंदी यहाँ पर आप कह सकते हो कि मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर इनके थ्रू बोला गया। फिर उसके बाद यहाँ पर मेघालय की जो सस्पेंडेड कांग्रेस लेजिस्लेचर हैं, तो इनके थ्रू भी, लेजिस्लेटर के थ्रू भी इनके भी ये ही बोला गया कि देखो बिल्कुल अगर हम लोग बात करें हिंदी को लागू करने की, तो हम लोग हिंदी को लागू नहीं करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि 6th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम लोग को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इम्पोजिशन। ये यहाँ पर इनके थ्रू कहना हुआ। ऐसे यहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग लीडर्स के थ्रू निकल कर आए हैं, असम से, मेघालय से, क्योंकि ये सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। उनका कहना यह है कि हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से अपोजिशन में, हम लोग यहाँ पर हिंदू को लागू नहीं होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने आप कह सकते हो असम से स्टेटमेंट निकल कर आता है कि अगर आप लोग इस प्रकार से काम करोगे, लगातार ज़बरदस्ती हिंदी को मैंडेटरी लैंग्वेज बनाओगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में, तो कहीं ना कहीं एंटी डेमोक्रेसी और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल पहुँच जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। क्लियर हुआ? तो ये एक सिंपल सा आर्टिकल था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। और अभी तक आपने वीडियो पर लाइक का बटन जो है उसको नहीं दबाया तो फटाफट दबा देना, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत रहती है बहुत ज़्यादा। तो आज भी आप लोग यहाँ पर वीडियो के ऊपर मतलब मैक्सिमम लाइक्स को पहुँचा सकते हो, जैसे यहाँ पर डेली बेसिस पर करते हो। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में देखने को मिलेगा आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे एन वी रमन साहब का एक स्टेटमेंट है। इनका कहना है कि देखो हाई टाइम फॉर एडीआर मैकेनिज्म। एडीआर क्या होता है? ये है यहाँ पर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। मतलब कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि जैसे कोर्ट के अंदर आपके विवाद आज के टाइम पर रिजॉल्व हो जाते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं, और उसी प्रकार से यहाँ पर ये एडीआर देखने को मिलेगा। ये एक तरीके से एक नया तरीका है, एक ऑल्टरनेट वे आपको देखने को मिलेगा डिस्प्यूट्स को ठीक करने का। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन ने यहाँ पर जोर दिया है, बोला है कि हम लोग को आवश्यकता है एडीआर रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की, हमारे पास ये मैकेनिज्म होना चाहिए। इससे हम लोग जुडिशल सिस्टम पूरा चेंज कर सकते हैं। जस्टिस यहाँ पे मिलियंस ऑफ लोगों को दिया जाएगा। यहाँ पे 3.5 करोड़ तक केसेस यहाँ पे पेंडिंग पड़े हैं, वो सब यहाँ पर जल्दी निपटेंगे। जो भी यहाँ पर मुद्दा है वो एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो हमारा जुडिशरी है, जुडिशरी को यहाँ पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो ये यहाँ पर होना चाहिए, एक एडीआर मैकेनिज्म होना चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी होनी चाहिए जहाँ पर हमारे विवाद को ठीक किया जाए। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ने यहाँ पर फोकस किया इसके ऊपर और बोला है कि बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेप्स उठाने चाहिए कोर्ट्स के थ्रू, ताकि नेगोशिएशन करो, मीडिएशन करो, और ये सारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए इस पूरे के पूरे केस मैनेजमेंट का। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर मुद्दा निकल कर आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फास्टर स्कीम के बारे में भी चर्चा करते हैं। फास्टर बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के थ्रू लॉन्च किया गया था। यहाँ पे बोला गया देखो हम लोग बहुत तेज़ जो भी मतलब तेज़ी से जो भी हमारा ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, कोर्ट को ऑर्डर्स होते हैं, वो सब यहाँ पर तेज़ी से पास किए जाते हैं। डिलीवरी ऑफ जजमेंट वगैरह आपको तेज़ी से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो ये एक फास्टर स्कीम है जिसके बारे में भी चर्चा यहाँ पर की गई है। कुछ अलग से ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको आप लोग इतना ही पढ़कर हटा सकते हो। उसके बाद एक पर्टिकुलर आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इसके ऊपर बात की गई है इंडियन एयरफोर्स ने अभी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है एक इंक्वायरी को। वो इंक्वायरी किस बेसिस पर हुई है तो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता होगा 9 मार्च की बात है, यानी पिछले महीने की बात है। हम लोग अपने एक ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग कर रहे थे और वो मिसाइल मिस्टेकनली पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर हिट हो गया। तो उसी के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, ये इंक्वायरी की जाती है हमारी इंडियन एयरफोर्स के थ्रू। अब इंक्वायरी कर ली और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर सबमिट करी जाएगी अभी जल्दी। ये रिपोर्ट हमारी सरकार के पास आएगी और उसके बाद यहाँ पर और भी काफ़ी सारी इसके ऊपर चर्चा होने वाली है। तो इसमें कोई भी ऐसा खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो आप लोग खुद हेडिंग पढ़ के देख सकते हो। ये आर्टिकल हमारे काम का नहीं है बिल्कुल भी, तो आप लोग इतना ही पढ़ के इसको हटा दो। आने वाले टाइम पर जब रिपोर्ट आएगी सरकार कुछ बताएगी अलग से, क्योंकि अलग से कुछ नहीं बताया गया, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अलग से आती है, यूनिक इन्फॉर्मेशन आती है, तो पढ़ते ही पता चल जाता है। ठीक है, इस पढ़ चुका हूँ आर्टिकल को मैं, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसे काम की चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। चलो आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। देन उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक और स्पेस सेक्टर से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे बात की गई है जो एक इम्प्रूव्ड जीएसएलवी है वो जल्दी रेडी किया जाएगा इस साल तक। आपको पता होगा हमारे पास जो रॉकेट्स हैं इसके अंदर SSLV मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है हमारे पास, फिर उसके बाद PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, फिर उसके बाद हमारे पास GSLV है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऐसे हमारे पास बहुत सारे लॉन्च व्हीकल्स हैं जो कि क्या करते हैं, सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में मदद करते हैं स्पेस के अंदर। तो उसी में से एक रॉकेट है GSLV, जिसका नाम आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो अभी क्या है, इसी GSLV का एक इम्प्रूव वर्जन को तैयार कर लिया गया है। एक अच्छा GSLV का रॉकेट हमारे पास आ जाएगा जल्दी इसी साल, ये यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। तो GSLV की फुल फॉर्म आपको पता चल चुकी है,
जीएसएलवी के अंदर देखो जो रॉकेट होता है इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जिनको यहाँ पर जोड़कर फिर ये रॉकेट बनाया जाता है। फिर उसके बाद ये रॉकेट हमारे सैटेलाइट को लेकर जाता है। इसमें जीएसएलवी के अंदर एक स्टेज होता है CUS वाला, इसका मतलब है क्रायोजेनिक अपर स्टेज। तो जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज है ना, इसी वाले स्टेज को इम्प्रूव किया गया है, क्योंकि पहले हम लोगों ने देखा जो हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 वाला मिशन था ये फेल मार गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो ये क्रायोजेनिक अपर स्टेज था इसकी वजह से। तो क्रायोजेनिक अपर स्टेज को हम लोग और मजबूत बनाने वाले हैं इस रॉकेट का, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस स्टेज को मजबूत बनाकर जल्दी इसी साल एक नया जीएसएलवी का मॉडल यहाँ पर रख देंगे। ये क्लियर हुआ। ये यहाँ पर मॉडिफिकेशंस करने के बाद हमारे पास चीज़ें आने वाली हैं। ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। बाय द वे जीएसएलवी क्या है, पीएसएलवी क्या है, इनका क्या रोल है, क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, बट उससे पहले एक दो बातें और समझ लो। ये जो क्रायोजेनिक वाला स्टेज है, क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये भी क्रायोजेनिक की जब बात होती है तो क्रायोजेनिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आपको फ्यूल जो है, फ्यूल रखना है, और फ्यूल यहाँ पर माइनस टेम्परेचर पर डालना है जिससे कि ठंडा हो जाए। बहुत ठंडा करके फ्यूल को रखना होता है। और आप कहोगे माइनस टेम्परेचर में डालोगे, किसी पानी को भी डाले तो बर्फ़ बन जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा है, लेकिन क्रायोजेनिक नाम ही ऐसा है इसकी टेक्नोलॉजी का कि भाई हमें इतने लो टेम्परेचर पर इस फ्यूल को रखना है, लेकिन ये भी तय करना है कि ये जो फ्यूल है जमना नहीं चाहिए, ठीक है, फ्रीज़ ना हो और ऐसे लिक्विड में बना रहे। तो यही टेक्नोलॉजी हमारी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहलाती है। इस इंजन के अंदर इसी कंडीशन में इस फ्यूल को रखा जाता है कि बिल्कुल ठंडा रहे, माइनस टेम्परेचर पर रहे, लेकिन उसको फ्रीज़ ना होने दिया जाए, उसको जमने ना दिया जाए, ठीक है। ये हमारी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसी को हम लोग इम्प्रूव करने वाले हैं जीएसएलवी वाले रॉकेट के अंदर। नाउ उसके बाद यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा मैं आपको पीएसएलवी वर्सेस जीएसएलवी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में एक ओवरव्यू आप लोगों को देता हूँ। एक नई कहानी निकल कर आई है। तो लॉन्च व्हीकल के मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम करता है। एक हमारे पास पीएसएलवी, एक जीएसएलवी है। तो जीएसएलवी का साइज़ आपको बड़ा दिख रहा होगा, और जीएसएलवी पावरफुल भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पीएसएलवी। क्लियर हुआ। और जीएसएलवी का हमारे पास एक और मॉडल है जीएसएलवी मार्क 3, ये और ज़्यादा पावरफुल है। ध्यान रखना, सैटेलाइट को हम लोग ऊपर पेलोड में रखते हैं, और उसके बाद ये पूरा रॉकेट हमारा पूरा का पूरा इंजन सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं, और इन स्टेजेस के अंदर आपको ये अलग अलग हिस्से देखने को मिल जाते हैं, जिसको बनाया जाता है, रॉकेट को इंटीग्रेट किया जाता है। इंटीग्रेट करने के बाद ये रॉकेट चलता है। उसके बाद इस रॉकेट में आप देख पाओगे नीचे ये बूस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर बूस्टर्स हैं, यहाँ पर बूस्टर्स, और इसमें ये रहे बूस्टर्स। क्लियर हुआ, जिनकी मदद से रॉकेट उड़ता है। अब रॉकेट को बनाते कैसे हैं, तो पीएसएलवी यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। नाम पूरा क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इन नाम को याद रखने बहुत आराम से रखा जा सकता है। कैसे रखा जा सकता है आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फिलहाल इन रॉकेट को जोड़ा जाता है। पहले जोड़ने के लिए यहाँ पर आप देख पाओगे ऐसा एक स्टेशन होता है जहाँ से हम लोग इस रॉकेट को लॉन्च करते हैं। वहाँ पर इसके अंदर सारी अलग अलग हिस्से अलग अलग जगह से लाए जाते हैं, सबको यहाँ पर ऐड किया जाता है। इस प्रकार से जोड़ते रहते हैं, जोड़कर पूरा रॉकेट बनाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे इस रॉकेट को बाहर लेकर आया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से स्टेशन के अंदर बनाया गया, फिर बाहर लेकर आते हैं। कैसे, एक प्रकार की जैसे रेलवे की पटरी होती है ना, ऐसे ही इसको बनाया गया है। अब यहाँ पर ये जब रॉकेट तैयार हो गया तो इसको धीरे 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 बाहर लेकर आएंगे, और बाहर लेकर आने के बाद यहाँ पर इसको हम लोग लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे लॉन्च करने के लिए कुछ इस प्रकार से आपको ये सीन देखने को मिल जाता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया पीएसएलवी रॉकेट का क्या काम है, ये बेसिकली जो हमारी पोलर ऑर्बिट है ना, उसके ऊपर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में मदद करता है। तो यहाँ पर इसका नाम ही पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो पोलर मतलब पोल्स के ऊपर यहाँ पर लॉन्च करता है सैटेलाइट को। पोल्स मतलब आपको देखने को मिलेगा जैसे ऊपर ये नॉर्थ पोल हो गया, नीचे साउथ पोल हो गया, ऐसी नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो पोल्स के ऊपर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए ये काम करता है। बाकी जीएसएलवी का क्या काम है, तो जीएसएलवी यहाँ पर अर्थ से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर, इसको किलोमीटर कर लेना, किलोमीटर की दूरी पर ये सैटेलाइट को लॉन्च करता है। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बेसिकली ये कहलाता है, जो कि 36,000 किलोमीटर की दूरी पर वो ऑर्बिट होता है। तो इसी के ऊपर लॉन्च किया जाता है। और ये सैटेलाइट क्या करेगा, जैसे मान लो इस सैटेलाइट को हम लोगों ने जीएसएलवी से लॉन्च किया है, और ये हम लोग सैटेलाइट हमें मदद करेगा अर्थ को ऑब्जर्व करने में, या फिर भारत के मैप को ऑब्जर्व करने, भारत को ऑब्जर्व करने में। तो ये सैटेलाइट यहाँ पर रहेगा। अर्थ यहाँ पर अगर घूमेगी तो यहाँ पर ये सैटेलाइट भी साथ साथ घूमेगा। तो मतलब हमेशा हमारे इंडिया के ऊपर ये आराम से ऑब्जर्वेशन कर सकता है। तो ये इसका फ़ायदा देखने को मिलता है जीएसएलवी का। आई होप आप लोगों को यहाँ पर पीएसएलवी जीएसएलवी दोनों अच्छे से क्लियर हो चुका है।
चलो उसके बाद एक और आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर एक आर्टिकल है जहाँ पे बात की गई है न्यू पार्लियामेंट प्रोमिसेस इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी। देखो जो नया पार्लियामेंट है इसके अंदर आपको बहुत सारे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा अभी हमारे पास जो पार्लियामेंट है वो गोल पार्लियामेंट है। एक नया पार्लियामेंट तैयार हो रहा है जो कि ट्रायंगुलर शेप के अंदर है और नया पार्लियामेंट बन रहा है। इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें नई नई बन रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम हम लोगों ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट रखा है, ये तो आपको पता होगा। तो बताया गया जो नया वाला पार्लियामेंट की बिल्डिंग है इसके अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं और एक नई फीलिंग आने वाली है नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग से, जिसको हम लोग यहाँ पर अक्टूबर तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस साल अक्टूबर तक ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी और इस बार का जो विंटर सेशन है वो भी पॉसिबल है कि हो पाए अब की बार की जो नई वाली बिल्डिंग है पार्लियामेंट की इसके अंदर। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। बाय द वे यहाँ पर मैं आपको अलग से कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब कुछ हो कहाँ पे रहा है। ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि काफ़ी चर्चा में, तो डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ पर इसको लेकर बना ऑब्वियस सी बातें बना जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जब आप लोग दिल्ली जाओगे तो दिल्ली में इंडिया गेट जाओगे। इंडिया गेट के सामने आप जब देखोगे तो आपको राष्ट्रपति भवन देखने को मिलेगा। तो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच का जो रास्ता है यहाँ पर ये बीच में राजपथ वाला रीजन भी आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख पाओगे राजपथ के आसपास आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नया नया बनाया जा रहा है। तो जो हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसके अंदर नई बिल्डिंग बन रही है पार्लियामेंट की। आपको पता होगा ये गोल कलर की एक पार्लियामेंट की बिल्डिंग दिख रही है, इसी के बराबर में ट्रायंगुलर वाली नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को बनाया जा रहा है। न्यू रेसिडेंस बनाए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। नई बिल्डिंग बन रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर में है और अभी हम लोग नए पार्लियामेंट को डेवलप करने वाले हैं। कब तक? अक्टूबर तक इस साल। तो इसी वजह से यहाँ पर ही काफ़ी चर्चा में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसी के नीचे आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, छोटा सा आर्टिकल है। बात की गई है संगीत नाटक और ललित कला अकादमी अवार्ड्स के बारे में। तो अभी ये अवार्ड्स अभी दिए गए हैं। ठीक है, तो लगभग 43 आर्टिस्ट हैं जिनको ये संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये ललिता अकादमी फेलोशिप नेशनल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अवार्ड दिए गए हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के थ्रू, ये भी यहाँ पे बताया गया। जब हम लोग बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स की तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। ये बेसिकली यहाँ पर एक नेशनल ऑनर है जो कि हमारी सरकार देती है एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को, टीचर्स को और ख़ासकर स्कॉलर्स को जिन्होंने यहाँ पर अपना परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर काम किया है। खासकर ये जो अवार्ड है संगीत नाटक वाला, ये कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर दिया जाता है? म्यूज़िक, डांस और थिएटर वाली कैटेगरी के अंदर दिया जाता है। और यहाँ पर आप कह सकते हो एडिशनली कुछ कैटेगरीज जो है यहाँ पर आप कह सकते हो कि रिजर्व भी आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल फोल्क हो गया, ट्राइबल डांस हो गया, म्यूज़िक, थिएटर और पपेटरी वाले कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इनके लिए यहाँ पर ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड को दिया जाता है। नाउ ये जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है ये काफ़ी सारे लोगों को दिया गया, तो ज़्यादा नाम ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो एक तबला मैस्ट्रो हैं जाकिर हुसैन, इनको दिया गया। बाकी और भी बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे। ये आपसे वनडे एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं बट यूपीएससी में नहीं पूछा जा सकता। तो आप लोग यहाँ पर खाली संगीत नाटक अकादमी के बारे में याद रखना कि आखिरकार किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यहाँ पर इस अवार्ड को दिया जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर संडे के एडिटोरियल्स का डिस्कशन करते हैं। देखो यहाँ पर एडिटोरियल ऑब्वियस ये बात है संडे में नहीं आते, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है ये एडिटोरियल से कुछ कम नहीं है। और यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि हम लोग हफ्ते में चर्चा कर चुके हैं। मुला पेरियार डैम डिस्प्यूट के बारे में डिस्कशन किया गया, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर XE वेरिएंट के बारे में चर्चा की गई है, इसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर IPCC रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई है, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि हम लोग पिछले सप्ताह ही पढ़े हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पर एक आपको रिवीजन हो जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो कि क्या क्या आपको देखने को मिलता है। बताया गया मुल्ला पेरियार डैम को लेकर क्या डिस्प्यूट वगैरह है, वो चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं। देखो अभी मुद्दा ये उठ रहा था, बोला ये गया कि जो मुल्ला पेरियार डैम है इसके लिए एक सुपरवाइजरी कमेटी बनाओ और वो सुपरवाइजरी कमेटी इसकी डैम की सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया कि भाई अभी आप सुपरवाइजरी कमेटी बना रहे हो, फिर 1 साल के अंदर अंदर एक और अथॉरिटी आएगी, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को देखेगी, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर अभी तक ये कंट्रोवर्सी समाप्त नहीं हुई है कि ये सुपरवाइजरी कमेटी क्या करेगी प्लस यहाँ पर डैम सेफ्टी अथॉरिटी क्या करेगी, तो क्या किया जाए इसको लेकर। तो ये यहाँ पर मुद्दा उठ रहा है। फिलहाल यहाँ पर इन्होंने मुल्ला पेरियार डैम विवाद के बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पर बता रखा है कि आखिरकार ये विवाद क्या है। चलो मैं आप लोग को एक ओवरव्यू उसके बारे में दे देता हूँ। देखो होता क्या यहाँ पर, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन देता है कि भाई एक सुपरवाइजरी कमेटी हो
जो कि यहाँ पर इमीडिएट तरीके से पूरी सारी यहाँ पर डिसीजन ले अपना और इस वाटर लेवल को लेकर काम करे, क्योंकि जो ये डिस्प्यूट है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 10 साल पुराना डिस्प्यूट आपको ये क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा। ये डिस्प्यूट केरला और तमिलनाडु के बीच में है। एक तरफ केरला राज्य है, दूसरी तरफ तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो मुल्लापेरियार डैम है, ये डैम केरला के अंदर आज के टाइम पर स्थित है। मुलैयार रिवर पेरियार रिवर के कॉन्फ्रेंस पर यह डैम बना हुआ है। अब इस डैम को केरला के अंदर बनाया गया, लेकिन इस डैम का जो कंट्रोल है ये पूरा का पूरा ऑपरेट किया जाता है तमिलनाडु के थ्रू। तो मतलब केरला इसके पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 126 साल पहले की बात है ये, क्योंकि 126 साल पुराना हो चुका है ये डैम। तो यहाँ पर होता क्या था, हुआ ये कि ये जो डैम है इसको लीज पर दे दिया गया, लगभग यहाँ पर रेंट पर दे दिया गया तमिलनाडु को अंग्रेज़ों के थ्रू 999 ईयर्स के लिए, 1000 साल के लिए तमिलनाडु को ये जो डैम है रेंट पर दे दिया गया। इसी वजह से यहाँ पर अब ऑब्वियस ही बात है, आप लोग खुद देख पाओगे, एक डैम जो कि स्थित है एक दूसरे राज्य में, कंट्रोल दूसरा राज्य करता, तो विवाद तो हो गई, बिल्कुल है ऐसा ही। अब विवाद किस चीज़ को लेकर है, केरला बोलता यह है कि यार 126 साल पुराना ये डैम हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है, इस पर क्रैक्स वगैरह आ चुके हैं, और केरला के अंदर आपको पता होगा काफ़ी बार फ्लड वगैरह आ चुकी हैं। फ्लड वगैरह की वजह से केरला के अंदर काफ़ी सारा सिनेरियो बेकार भी हुआ है काफ़ी बार पहले। तो केरला ने यहाँ पर ये बोला सीधा सीधा तमिलनाडु से कि भाई डैम पुराना हो चुका है, डैम के अंदर क्रैक्स हैं, चटक रहा है डैम और कभी भी टूट सकता है। तो आप यहाँ पर एक काम करो, इस डैम के वाटर लेवल को कम कर दो, जिससे कि कोई कंसर्न ना क्रिएट हो, क्योंकि ये डैम केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। तो केरला ने मेंशन किया है कि हमारा नहीं तो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट बह जाएगा अगर ये डैम टूटा तो तमिलनाडु बोलता है कि देखो यार हम लोग पानी कम नहीं कर सकते हैं। अब पानी क्यों नहीं कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने पानी कम कर दिया इस डैम के अंदर तो हमारे बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको प्रॉपर पानी नहीं मिल पाएगा, तो कैसे कम कर दें। ठीक है, तो इसी को लेकर ये विवाद है। केरला बोलता है कम करो, तमिलनाडु बोलता है नहीं कम कर पाएंगे। तो ये विवाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है। ये विवाद आज तक चलता रहता है, इसका कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन निकला नहीं है। क्लियर हुआ। तो ये है यहाँ पर मुल्लापेरियार डैम डिस्प्यूट। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। मुल्लापेरियार डैम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि कहाँ पर स्थित है। उसके बाद मुल्लापेरियार रिवर के बारे में जान लो, क्योंकि पेरियार नदी इंपॉर्टेंट नदी बन जाती है। पेरियार आज के टाइम पर एक लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, लगभग इसकी लेंथ 244 किलोमीटर्स के आसपास की है। इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला बोला जाता है। ये नदी यहाँ पर ओरिजिनेट होती है शिवागिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट से, फिर उसके बाद बहती बहती पेरियार नेशनल पार्क से गुजरती है। पेरियार नदी के काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिल जाएंगी, मुथिरापुज़ा, मुलैयार, चेरुथोनी और पेरिंजनकुती। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। अब मुद्दा यहाँ पर है डैम सेफ्टी बिल को लेकर। आपको पता होगा अभी एक डैम सेफ्टी बिल को लेकर आया गया है 2021 वाला। अभी मतलब हमारे पास डैम सेफ्टी एक्ट है 2021। अब इस एक्ट के अंदर बोला गया हमारे पास अलग अलग बॉडीज़ बनाई जाएंगी। नेशनल लेवल पर एक बॉडी होगी जो कि डैम की सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखेगा। स्टेट लेवल के ऊपर बॉडी होगी, डैम ओनर का कुछ और काम होगा। तो ये सारे काम बांट दिए जाएंगे। तो अभी नेशनल लेवल वाली बॉडी बनाई जाएगी, ठीक है। तो 1 साल लगेगा उस बॉडी को आने में। तब तक ये मुद्दा यानी कि डैम की सेफ्टी के ऊपर जो भी कंसर्न है वो सब एक सुपरवाइजरी कमेटी देखेगी। तो ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू स्टेटमेंट निकल कर आया था। बाकी अगर हम लोग डैम सेफ्टी बिल के बारे में जानें तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हो। ये सारी बातें जो भी नोट्स आपको दिख रहे हैं ये सब आपको PDF में मिल जाएंगे। अभी ये जो बिल है बेसिकली इसका मेजर फीचर है कि भाई एक नेशनल कमेटी बनाई जाएगी डैम सेफ्टी को लेकर, जिस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे हमारे मतलब कि जो भी व्यक्ति होंगे जो इसको हेड करेंगे वो हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरपर्सन होंगे। इस कमेटी का मेजर काम है कि डैम फेलियर को देखना, डैम फेलियर को रोकना। उसके बाद नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसका मतलब जो हेड होंगे बेसिकली वो यहाँ पर एक एडिशनल सेक्रेटरी तक की रैंक के वाले हेड यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इनका मेजर काम भी यही होने वाला है कि हम लोग डैम की सेफ्टी पूरी तरह से यहाँ पर रखें, डैम को कोई नुकसान ना हो। अच्छा, डैम की सेफ्टी के ऊपर इतना क्यों ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि भारत के अंदर यहाँ पर भारत एक ऐसी कंट्री है जो कि तीसरी लार्जेस्ट कंट्री मानी जाती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डैम आपको देखने को मिलेंगे। सपोज़ 5,745 अगर डैम है तो इसमें से 293 लगभग 300 के आसपास जो डैम है वो 100 साल पुराने हैं, और लगभग 25% जो ये डैम है इनमें से वो 50 से 100 साल पुराने हैं। 80% डैम 25 साल पुराने हैं। तो हमारे पास डैम तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैम जो हैं यहाँ पर आपको बहुत बहुत पुराने देखने को मिल जाएंगे। पुराने हो गए तो काफ़ी कमज़ोर भी हो चुके हैं, जिसमें से काफ़ी बार हम लोगों ने इंसिडेंट बड़े बड़े देखे हैं, जैसे कि 40 डैम यहाँ पर टूट चुके हैं जब से देश आज़ाद हुआ है। इसमें से सबसे बुरी जो घटना घटी थी वो गुजरात के अंदर घटी थी 1979 में, ठीक है। हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर डैम्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं इतना ज़्यादा कि डैम की सेफ्टी यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान में रखी जाए। क्लियर हुआ? तो ये था आर्टिकल।
उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया XE वेरिएंट के बारे में। तो ये XE वेरिएंट क्या है, चलो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। आपको पता होगा कि देखो कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स यहाँ पर चर्चा में आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चा हुई कि इंडिया के अंदर XE वेरिएंट का केस पहला मुंबई में निकला, फिर गुजरात में अलग अलग केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नाउ ये जो XE वेरिएंट है ये है क्या? आपने सुना होगा कोविड का एक और वेरिएंट आया था ओमिक्रॉन वेरिएंट। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि अपने आप में काफ़ी खतरनाक था। 2022 में इनफैक्ट जो ज़्यादातर डेथ हुई हैं 90% तक जिन लोगों की जान गई है वो सिर्फ मतलब या फिर जिन लोगों के अंदर 90% तक इन्फेक्शन देखने को मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ ओमिक्रॉन का देखने को मिलेगा। तो ओमिक्रॉन अपने आप में एक बहुत खतरनाक वेरिएंट था। अब बात करें तो ओमिक्रॉन के दो अलग अलग सब वेरिएंट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ओमिक्रॉन के जो छोटे छोटे वेरिएंट है BA.1 और BA.2। तो BA.1 और BA.2 का कॉम्बिनेशन इन दोनों को मिलाकर ही यहाँ पर एक नया वेरिएंट बन चुका है जिसका नाम है XE वेरिएंट। ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो XE वेरिएंट क्या है? बेसिकली एक रिकॉम्बिनेंट है, एक कॉम्बिनेशन है दो वेरिएंट्स का, BA.1 और BA.2 का। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। अब जो रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स होते हैं ये कॉमन नहीं होते, अपने आप में खतरनाक बन जाते हैं। ये जो XE वाला वेरिएंट है इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में जनवरी 2022 में। अभी तक यहाँ पर 600 से ज़्यादा सैंपल्स मिल चुके हैं XE वेरिएंट के अलग अलग देशों से। उसका बताया गया इनफैक्ट जो ये वेरिएंट है इसके अंदर आप देख पाते होता क्या, म्यूटेशंस होता है। म्यूटेशन मतलब चेंज इन द जीन। जीन मतलब जैसे कि हमारा RNA DNA है। अब वायरसेस के अंदर आप जो RNA वायरस देख पाते हो तो इनके अंदर बदलाव होता है, चेंजेस हो जाते हैं, और चेंज होने के बाद ये जो वायरसेस है काफ़ी हद तक खतरनाक हो जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन निकल कर आता है, क्या वाकई में यहाँ पर कुछ खतरा है XE वेरिएंट के थ्रू, जो कि इस आर्टिकल में काफ़ी डिटेल से बताया गया। नाउ अगर हम लोग बात करें तो साइंटिस्ट के थ्रू कहना है, देखो अभी हमारे पास कोई भी ऐसे प्रॉपर एविडेंस नहीं है जो कि ये बताएं कि XE वेरिएंट अपने आप में काफ़ी खतरनाक है। लेकिन यहाँ पे फिर भी हम लोग कह सकते हैं ये आपको ट्रांसमिसिबल तो ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब इसकी फैलने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास एक और डोमिनेंट वेरिएंट है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन का यहाँ पर एक सब वेरिएंट BA.2 है जो कि बहुत खतरनाक है, काफ़ी तेज़ी से फैला है। तो आप कह सकते हो कि इसी का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है ये। तो यहाँ पर जो XE वेरिएंट है तो डेफिनेटली अभी इसके खतरे को लेकर तो कोई भी हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पर ये ट्रांसमिसिबल रेट इसका बहुत ज़्यादा है, फैलने वाली यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये, हम लोग नए वेरिएंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये वेरिएंट बनता कैसे है आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो वेरिएंट कब बनता है, जब यहाँ पर म्यूटेशंस होते हैं वायरसेस के अंदर। इसका मतलब देखो जो भी वायरस है, वायरस के अंदर जो इनके जीन होते हैं, इन जीन के अंदर बदलाव होता है, इसी को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो म्यूटेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, एनी चेंज टू द वायरल जेनेटिक सीक्वेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज नोन एज म्यूटेशन। तो ये यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन है म्यूटेशन की। नाउ अगर हम लोग बात करें जो ये वायरसेस हैं इनके अंदर नया म्यूटेशन अगर होगा, नया चेंज होगा, तो इनको कभी कभी हम लोग वेरिएंट्स बोलते हैं। और जो ये वेरिएंट्स होते हैं ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि अलग अलग तरीके से डिफ़र करते हैं। कोई वेरिएंट यहाँ पर अलग है, दूसरा वेरिएंट अलग है, यहाँ पर सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। कहीं पर मल्टीपल म्यूटेशंस हो जाते हैं, कहीं पर एक बार चेंज होता है, कहीं पर मल्टीपल चेंजेस हो जाते हैं। यहाँ बताया गया जब एक नया वेरिएंट के अंदर अलग अलग फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक तरीके से वो पूरी तरह से पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के अंदर फैल जाता है, तो बेसिकली उसको हम लोग फिर नया स्ट्रेन कहते हैं। तो मतलब वायरस से बना वेरिएंट, वेरिएंट से बना एक नया स्ट्रेन। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर इसका प्रोसेस रहता है, जब वो एक वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से फैल जाता है तो वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेन कहलाता है। तो ये यहाँ पर कहानी हुई किसकी, हमारे कोरोना वायरस मतलब वेरिएंट की, कि वेरिएंट यहाँ पर कितना बड़ा कंसर्न देखने को मिल जाता है। चलो उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात की गई है कोड रेड के बारे में। यहाँ IPCC की रिपोर्ट आई है, आपने आज का थंबनेल देखा होगा, थंबनेल के अंदर इसी को लेकर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाई है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की हमने देखी है एक लेटेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट ने यहाँ पर बताया है कि काफ़ी सारे मेजर कंसर्न है हमारे एनवायरनमेंट को लेकर, उसको हमें ठीक करना होगा। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ IPCC क्या है जो कि इस रिपोर्ट को लेकर आया है। IPCC एक इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर स्टडीज़ को पब्लिश करती है। इस बॉडी को बनाया गया था 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के थ्रू, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको हम लोग डेटा प्रोवाइड करवा सकें कि हाँ वाकई में क्लाइमेट चेंज क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है और आने वाले फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर। तो IPCC की असेसमेंट रिपोर्ट आती है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड करके। तो अभी यहाँ पर जो रिपोर्ट है एक तीसरी वाली रिपोर्ट है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हर साल
मतलब हर कुछ सालों में यहाँ पर आईपीसीसी है जो कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ये रिपोर्ट निकल कर आती है और इसकी 5 रिपोर्ट्स अभी तक प्रोड्यूस हो चुकी हैं, 5 रिपोर्ट आ चुकी हैं। पहली रिपोर्ट आई थी 1990 में, उसके बाद यहाँ पे जो 5वीं रिपोर्ट है ये आई थी यहाँ पर 2014 में। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। उसके बाद ये जो असेसमेंट रिपोर्ट होती हैं, असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर आपको 3 अलग अलग वर्किंग ग्रुप क्लास देखने को मिलता है। वर्किंग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को बांटा गया है 3 जगह पर। एक होता है वर्किंग ग्रुप 1 जो कि डील करता है हमारे क्लाइमेट चेंज वाली सिचुएशन से। वो दूसरा होता है वर्किंग 2 जो कि यहाँ पर बात करता है कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या इसका इम्पैक्ट वगैरह है उसको लेकर बात करता है। और फिर उसके बाद आता है वर्किंग ग्रुप 3 जो कि यहाँ पर काम करता है, डील करता है कुछ एक्शन से कि भाई कैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। तो ये सारे हमारे वर्किंग ग्रुप अलग अलग बटे हुए नज़र आते हैं, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। बाकी इस आईपीसीसी रिपोर्ट ने क्या क्या मेंशन किया है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट साइंस बॉडी जो आईपीसीसी है, इसने अपनी थर्ड पार्ट, अपनी छठी असेसमेंट रिपोर्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया हर 7 साल में रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, तो 5 रिपोर्ट अभी तक पब्लिश हुई हैं। नाउ अब ये छठी रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि अभी नई पब्लिश हुई है। इस छठी रिपोर्ट की तीसरा असेसमेंट यहाँ पर थर्ड पार्ट रिलीज़ हुआ है और इससे पहले सेकंड पार्ट इसका रिलीज़ हुआ था मार्च 2022 में, हमने डिस्कशन किया था इसके बारे में। उसके बाद इसका जो पहला पार्ट है वो यहाँ पर रिलीज़ हुआ था 2021 में। अब यहाँ पर छठी रिपोर्ट का मतलब कि आप कह सकते हो जो छठी रिपोर्ट है ये हमारी 2021 में आई है और इसके 2 पार्ट ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं और अभी रिसेंटली तीसरा पार्ट रिलीज़ हुआ है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। नाउ जो तीसरा पार्ट रिलीज़ हुआ है यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है। जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को लेकर बोला गया 2019 के अंदर जो दुनिया भर का नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस है, जो हमारा पोल्यूशन है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वो लगभग 59 गीगाटन तक रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें 1990 से, तो 1990 से लगभग 54% काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, तो पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने नेट एमिशन ऐड किया है, तो नेट एमिशन का मतलब होता है कुछ ऐसा एमिशन जो कि हम लोग डिटेक्ट करके बता रहे हैं, कुछ ऐसा एमिशन जो कि यहाँ पर फॉरेस्ट के थ्रू और ओशन के थ्रू यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया गया, उसके बाद का जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया ये एक एंथ्रोपोजेनिक एमिशन है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जो ह्यूमन ड्रिवन एक्टिविटीज़ के थ्रू फैले, मतलब कि इंसान के थ्रू यहाँ पर वो सारी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, उस एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ पर मतलब कुछ ऐसी हरकतें की जा रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद इन्होंने ये बताया ये जो एमिशन ग्रोथ है ये यहाँ पर लगातार मतलब कि आप कह सकते हो कि बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यह हम लोगों ने देखा कि ज़्यादातर जो ये CO2 का एमिशन हो रहा है ये फॉसिल फ्यूल जलाकर हो रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर से हो रहा है, मीथेन वगैरह भी यहाँ पर रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ये सारी बातें इस रिपोर्ट ने बताई हैं। 1990 के कंपैरिजन में ये पोल्यूशन काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ पर बताया गया एनुअल अगर हम लोग रेट देखें ग्रोथ का, तो एनुअल रेट थोड़ा सा यहाँ पर स्लो होता हुआ नज़र आया, ये भी बताया गया। अगर हम इसको कंपेयर करें 2010 और 2019 में ये 1.3% पर ईयर था, कंपेयर टू 2.1% पर ईयर इन द पीरियड ऑफ 2000 एंड 2009। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो सालाना यहाँ पर ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम हो रहा है, ऐसा यहाँ पर इन्होंने बताया। प्लस इन्होंने एक चीज़ और बताई है, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि देखो जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, आप देख पाओगे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किया है। US और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अपने टाइम पे पोल्यूशन किया और आज के टाइम पर डेवलप्ड बन चुके हैं। अब जब दूसरी कंट्रीज़ पोल्यूशन कर रही हैं जैसे इंडिया, चाइना, इधर यहाँ पर इस सब कंट्रीज़ के अंदर पोल्यूशन हो रहा है, तो इनके ऊपर रोक लगाई जाती है ना। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इनके साथ साथ कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि लीस्ट डेवलप्ड हैं। लीस्ट डेवलप्ड मतलब जो कि यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम देखने को मिलेगा और उनके ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर उतनी सारी रोक लगा दी जाती है। हालांकि यहाँ पर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनके थ्रू पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है। ये भी यहाँ पर बताया गया कि जो जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम है ये लोग तो बेचारे बहुत कम पोल्यूशन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वही बड़ी बड़ी कंट्रीज़ कर रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ कर रही हैं, और इन लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। मतलब कि ये सबसे कमज़ोर कंट्री हैं, इनके पास इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, लेकिन सफ़र ये जो क्लाइमेट चेंज है इससे सफ़र ये भी कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बुरा इम्पैक्ट इन्हीं के ऊपर पड़ रहा है। बाकी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ तो खुद खूब यहाँ पर पोल्यूशन कर रही हैं, वो चीज़ आप देख पाओगे। यहाँ पे बताया कि अगर हम लोग एवरेज देखें तो यहाँ पे जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, ये लगभग 3.3% ऑफ द ग्लोबल एमिशन एमिट कर रही हैं। आप खुद इमेजिन कर सकते हो 2019 के अंदर जितना भी एमिशन हुआ है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3.3% यहाँ पर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ ने यहाँ पर पोल्यूशन किया है।
बाकी सारा पोल्यूशन दूसरी कंट्रीज़ के थ्रू रहा है, लेकिन हुआ क्या, अब बड़ा बड़ा पोल्यूशन जो हुआ है उससे क्लाइमेट चेंज हुआ। और क्लाइमेट चेंज मतलब वही गर्मी वगैरह बढ़ रही है लगातार, काफ़ी जगह पर सूखा पड़ चुका है, हमारी पूरी तरीके से अर्थ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। तो यहाँ पे बताया गया कि जो कंट्रीज़ हैं, खासकर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, ये ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। ठीक है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है, ये लोग बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं, हालांकि बेचारे पॉपुलेशन कर भी नहीं रहे हैं और सबसे ज़्यादा सफ़र भी ये कर रहे हैं। उसके बाद इस रिपोर्ट ने बताया जीडीपी के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। जीडीपी के ऊपर देखो, एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। आईपीसीसी ने बताया जब यहाँ पर अगर आप लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस नहीं करोगे और पोल्यूशन लगातार बढ़ता रहेगा, तो इससे ऑब्वियस सी बात है कंट्री की इकॉनमी के ऊपर, जीडीपी के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब आप फोकस करोगे डीकार्बोनाइजेशन के ऊपर, पोल्यूशन को यहाँ पर कम करने की कोशिश करोगे, एनवायरनमेंट से कार्बन को हटाओगे, तो इससे यहाँ पर जीडीपी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, ये भी यहाँ पर बताया गया। तो आईपीसी ने बताया लो कॉस्ट क्लाइमेट मिटिगेशन ऑप्शन हमारे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है इसको यहाँ पर कम कर सकता है, लिमिट कर सकता है। तो ये चीज़ें करनी भी चाहिए जिससे कि हम लोग आगे का फ्यूचर सेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर जिस प्रकार से प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, लगातार पोल्यूशन हो रहा है, लगातार ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अब ग्लेशियर्स पिघलते हैं ओशन का लेवल बढ़ता है, ठीक है, कोस्टल रीजन तक पहुंचता है, वो कोस्टल एरियाज़ या आइलैंड्स डूब जाते हैं। तो ये चीज़ हम लोग टैकल कर पाएंगे कब, जब हम लोग इस पूरे पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे, कार्बन के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, तो ये बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये आर्टिकल भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। बाकी ये साइंस एंड टेक का पेपर है, साइंस एंड टेक के ऊपर भी यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो कि आप लोग एग्जाम में रिलेट कर पाओ, तो इसी वजह से आप लोग आज के इस पेपर को स्किप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। श्रीलंका के अंदर वही बवाल चल रहा है, आपको पता होगा, वहाँ पे मतलब पैसों की पूरी तरह से कमी पड़ चुकी है, लोगों को बहुत ज़्यादा महंगाई में सामान खरीदना पड़ रहा है, ब्रेड का पैकेट तक 150-200 रुपये तक पहुँच चुका है। तो ये चीज़ें यहाँ पर श्रीलंका के अंदर हो रही हैं, तो प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार को हटाया जा रहा है, वो सारा काम हो रहा है। वो आपको पता है, एक एक बात, कोई नई एडिशनल चीज़ें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगी। उसके बाद दूसरी तरफ बताया गया कि भाई यहाँ पर रशिया यूक्रेन के विवाद के बारे में, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे यूक्रेन के अंदर अभी यहाँ पर एक और अटैक हुआ है, लगातार रशिया अटैक कर रहा है, वो चीज़ें मेंशन करी गई हैं, कोई अगेन खास बात नहीं है। एक ये आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि भाई अब हम लोग अपने न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब अभी आपको पता होगा रिसेंटली कुछ हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए थे जहाँ पे बात की थी ईरान न्यूक्लियर डील होने वाली है। ईरान न्यूक्लियर डील के माध्यम से क्या होगा कि ईरान के ऊपर से सैंक्शन हट जाएंगे, और ये जो डील 2015 के अंदर हुई थी, इस डील के माध्यम से क्या होगा, मतलब 2015 के अंदर डील हुई थी, बाद में अमेरिका 2018 में इस डील से बाहर निकल गया था, ईरान के ऊपर वापस से सैंक्शन लग गए थे। अब जो बाइडन वापस से फोकस करते हैं वापस से ईरान के साथ हमारी डील हो जाए, और डील होने के बाद ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटा देंगे और ईरान जो भी अपने न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहा है इसके ऊपर रोक लगा देंगे। तो ये सारी बातें नई डील के अंदर होने वाली थी, लेकिन अभी तक ये डील अटकी पड़ी है, कोई भी सोल्यूशन निकला नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ईरान के यहाँ पर आप कह सकते हो प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है इब्राहिम रईसी, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से ईरान नेशनल डे ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर अपना स्पीच दिया, और वहाँ पर भाषण देते देते इन्होंने ये बोला कि हम लोग लगातार काम करेंगे अपनी न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डील अभी तक नहीं हुई है, तो हम लोग अपनी डेवलपमेंट करते रहेंगे, न्यूक्लियर डेवलपमेंट काम उसके ऊपर चलता रहेगा, प्लस हम लोग सपोर्ट करेंगे जो पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर भी यहाँ पर हम लोग बढ़ावा देंगे, ये यहाँ पर बताया गया। तो सैटरडे की सेरेमनी में यहाँ पे ईरान ने ये सारी बातें बताई हैं कि हम लोग अपनी न्यूक्लियर अचीवमेंट्स की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे। क्लियर हुआ? तो मतलब कि यहाँ पर जब तक डील नहीं हो जाती तब तक ये कंसर्न्स ऐसे बने रहेंगे, तो जब ये डील होगी उसके बाद यहाँ पर ही कंसर्न्स कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम पर जब भी डील होती है इसको लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश हो जाएंगे, तो वहाँ पर हम लोग इसका डिस्कशन कर लेंगे। तो ये कुछ यहाँ पर छोटे मोटे आर्टिकल्स थे आज के द हिंदू के अंदर। तो ये संडे का डिस्कशन था, संडे में कोई ऐसी खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते नहीं है, आपको पता होगा, लेकिन एडिटोरियल सेशन भी नहीं होता है। बाकी एडिटोरियल की जगह फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन थे जो कि हमने डिस्कस किए, बाकी कुछ आर्टिकल्स थे जो कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। बाकी आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा आज के इस वीडियो से। इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूँ। स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, और कल से आपका मेंस का क्वेश्चन भी रेगुलर बेसिस पर चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था आपसे कि मेंस का क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो मंडे से हम लोग रेगुलरली कंटिन्यू करने वाले हैं। बीच में कुछ इश्यूज़ हो गए थे टेलीग्राम चैनल को लेकर, आपको याद होगा, है ना, तो उसको रिजॉल्व करके मैं आपके साथ मंडे से जो है रेगुलर बेसिस पर मेंस क्वेश्चन भी लेने वाला हूँ। तो जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 का,
इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में जो फ्यूचर बुद्धा है यहाँ पर वो कौन कहलाएंगे? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए था अवलोकितेश्वरा, ऑप्शन बी लोकेश्वरा, ऑप्शन सी मैत्रेय या फिर ऑप्शन डी पद्मापनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मैत्रेय। तो आप लोग को इसके बारे में ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर इनमें बिलीव किया जाता है। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपके लिए कुछ भी ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप लोग स्किप कर सकते हो। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।